बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शन को और उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन को, और उसके साथ साथ हमने डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट जो उसकी डोमेन और रेंज है, जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। टाइप्स ऑफ फंक्शन को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा जो फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर हम कांस्टेंट की पावर जो है उसमें वेरिएबल लिख दें e पावर x, कांस्टेंट की पावर जो है ये क्या है, वेरिएबल हो गई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। y इज इक्वल्स टू 2 पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इज इक्वल्स टू e पावर 2ax, ये भी हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। इसमें आप कोई भी एलिमेंट पुट कर दें, ये आपको आंसर देगा, तो हम इसको लिखेंगे ऑल रियल नंबर। जबकि जब हम इसमें कोई भी एलिमेंट पुट करते हैं तो हमारे पास जीरो आंसर कभी भी नहीं आता, क्योंकि ई की भी वैल्यू होती है, 2 की भी वैल्यू होती है, आप पढ़ चुके हैं। तो इसकी जो रेंज है ना कभी नेगेटिव आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो से बड़े नंबर, जबकि जीरो इसमें शामिल नहीं है। तो ये क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस की डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है, मैं इसको जस्ट रिकॉल कर देता हूं। इफ a पावर y इज इक्वल्स टू x, देन y इज इक्वल्स टू log a x, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर इसकी बेस जो है ये हमारे पास 10 होगी तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास कॉमन लॉग है। अगर इसकी बेस जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल होगी तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास नेचुरल लॉग है। और इसकी हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ पे एक साथ होती है, वो क्या होती है कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास इसके साथ कंडीशन होती है। ठीक है जी। इसकी डोमेन जो है ये हमारे पास होती है जी पॉजिटिव रियल नंबर। डोमेन हमारे पास है जी पॉजिटिव रियल नंबर, एंड रेंज हमारे पास इसकी होती है रेंज इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी। लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप लॉग के क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। लॉग, अगर आपसे पूछा जाए, फर्ज करें 2 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग बेस में 2 है, यहाँ पे x की जगह पे 4 है, इसका आंसर क्या आएगा। तो हम डेफिनेशन को देखते हैं कि a पावर y, ये a है, इसकी कितनी पावर हो y के आंसर x आ जाए, x यहाँ पर है, तो 2 की कितनी पावर हो के आंसर 4 आ जाए। तो यहाँ पे बहुत इजी सा आंसर है, 2 की पावर अगर 2 होगी तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से लॉग, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 125, 5 की कितनी पावर हो के आंसर जो है 125 आए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 की पावर अगर 3 होगी तो आंसर हमारा क्या आएगा, 125 आएगा। इसलिए ये बहुत इजी है। लॉग को अगर आपको डेफिनेशन याद है तो लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी है। इसी तरह से लॉग 16/2, अब मैंने इसको उलट कर दिया, 16 की कितनी पावर हो के आंसर 2 आ जाए।
2 की कितनी पावर हो, क्या आंसर 16 है 4, तो 16 की कितनी पावर हो जाएगी, उलट हो जाएगा 1/4, तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। बहुत इजी है, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन को यूज करते हुए आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो किसी भी तरह के आए आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी साइन हाइपरबोलिक एक्स y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसकी डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है जी, y इज इक्वल्स टू, मैं इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख देता हूँ, e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बुक पे ये लिखी भी हुई है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो ये हमारे पास आ जाती है y इज इक्वल्स टू कॉज हाइपरबोलिक x, और इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये बनेगी y इज इक्वल्स टू ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है हमारे पास जी y इज इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक x, उससे नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास y इज इक्वल्स टू कॉट हाइपरबोलिक x। इनकी जो डेफिनेशन है ये है जी y इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, साइन ओवर कॉस होता है, साइन आ रहा है जी e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स। जस्ट टेन को उल्टा देंगे तो हमारे पास कॉट बन जाएगा ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है जी सेकेंड y इज इक्वल्स टू secant hyperbolic x and y is equals to cosecant hyperbolic x। इनकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं जी, y is equals to secant किसका है जी, cos का उलट होता है 2 डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स, एंड इसी तरह से ये साइन का उलट होता है 2 डिवाइडेड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम इनकी देखते हैं जी डोमेन और रेंज क्या है। जो हमारे पास साइन और कॉज होता है इसकी हमारे पास डोमेन होती है जी ऑल रियल नंबर। आपकी बुक पे ये बातें मौजूद हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से टेन जो है हाइपरबोलिक एक्स, इसकी जो हमारे पास डोमेन है वो भी क्या है, ऑल रियल नंबर है। जो हमारे पास कॉट है ये आ जाता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो यूनियन ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ना ही इसमें ज़ीरो शामिल है, ना ही ज़ीरो के अलावा जो है इसमें तमाम एलिमेंट्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं इसमें हमारे पास कॉट में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सीकेंड, इसकी डोमेन हमारे पास होती है जी ऑल रियल नंबर, और इसी तरह से जो हमारे पास कोसिकेंट है इसकी सेम डोमेन हमारे पास होती है जी वो ये हमारे पास कॉट वाली डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो यूनियन ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी रेंज पे। साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो हमारे पास रेंज है ये भी हमारे पास रियल नंबर है, रेंज जो है ये हमारे पास रियल नंबर आ जाती है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉज हाइपरबोलिक एक्स, इसकी हमारे पास रेंज आ जाती है 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट हमारे पास 10 है, 10 की हमारे पास जो रेंज आ जाती है ये आती है हमारे पास -1 से 1 तक। एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इसकी हमारे पास जो रेंज आती है ये माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन इंटरवल यूनियन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास इसकी रेंज आ रही है कॉट हाइपरबोलिक एक्स की। सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स जो है ये हमारे पास आता है 0 से 1, 0 इसमें शामिल नहीं होता, 1 इसमें शामिल होता है, तो 0 की तरफ मैंने ओपन इंटरवल रखा है और 1 की तरफ मैंने क्लोज इंटरवल रखा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कोसिकेंट, ये हमारे पास होता है जी माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास आ जाती है रेंज किसकी, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स की। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इनवर्स
इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x डेट इज इक्वल्स टू, इसकी डेफिनेशन हमारी बुक पे भी मौजूद है, ये हमारे पास होता है जी लॉग की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं लॉग नेचुरल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कॉज y इज इक्वल्स टू कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x डेट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बुक पे आप टैली कर सकते हैं, साथ साथ ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपके सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में इसका पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है जी हमारे पास tan y इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स x 1/2 लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास आ गया जी tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। नेक्स्ट है cot y इज इक्वल्स टू cot हाइपरबोलिक इनवर्स x, सेम उसी तरह से 1/2 लॉग नेचुरल, यह आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 cot हाइपरबोलिक इनवर्स x। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकेंड y इज इक्वल्स टू सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x डेट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 1/x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x। ये हमारे पास आ गई जी सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x की डेफिनेशन। एंड लास्ट है जी y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x डेट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x का मॉड एंड ब्रैकेट क्लोज। साइन कॉज टेन कॉट सीकेंड एंड कोसिकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x हमारे पास ये फंक्शंस है। अब हम इनकी डिस्कस करते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले आता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसकी हमारे पास डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेकंड जो हमारे पास आ रहा है कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसकी डोमेन हमारे पास होती है जी 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 1 इसमें शामिल है जबकि पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में आएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x -1 से लेकर +1 तक, ये हमारे पास इसकी डोमेन है, ना -1 शामिल है इसमें ना ही +1 शामिल है, ये आपको एज इट इज़ याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कॉट, ये भी हमारे पास -1 से लेकर +1 तक, ये हमारे पास इसकी डोमेन है, आपने एज इट इज़ इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सीकेंड, ये हमारे पास ओपन इंटरवल में आता है 0 और 1 क्लोज आता है, 0 इसमें शामिल नहीं है और 1 इसमें शामिल है। इसी तरह से लास्ट हमारे पास आ जाता है कोसिकेंट ऑल रियल नंबर -0, तमाम रियल नंबर में से 0 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x की डोमेन आ जाती है। 0 हम इसमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह 0 यहाँ से भी हमने निकाल दिया। अब हमारे पास आ जाती है जी रेंज। रेंज हमारे पास आ रही है जी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की डोमेन, इसकी रियल नंबर है तो इसकी रेंज भी जो है ये क्या है ऑल रियल नंबर्स है। कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x की हमारे पास जो रेंज आती है ये आती है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 इसमें शामिल है, इसका आंसर 0 आता है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है ये आती है हमारे पास 10 की रेंज, ये है ऑल रियल नंबर्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है जी कॉट की, ये आ जाती है ऑल रियल नंबर -0, इसमें से हम 0 माइनस कर देते हैं, तमाम रियल नंबर शामिल हैं जबकि इसमें 0 शामिल नहीं है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसमें 0 शामिल है, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 0 इसमें शामिल है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तमाम रियल नंबर्स इसमें आ जाते हैं। एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाता है जी कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x ऑल रियल नंबर, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 0 को तो ये हमारे पास रेंज आ जाती है कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x की। क्लियर स्टूडेंट्स?
हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, हाइपरबोलिक फंक्शंस और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनके डेफिनेशंस, इनकी डोमेन और रेंज ये आपने याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन, आइए उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शन जिनमें x और y को हम इजीली अलग अलग कर सकें, उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जिसमें हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग कर सकें। जैसा कि बड़ा इजी सा है, y इज इक्वल्स टू 2x+3 होल स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू 2x³ + 3x-4, ये भी हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इनको हम इजीली अलग अलग बता सकते हैं कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शन जिनमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग ना कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। x² + x² y = 9। अब ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख सकते। अगर हम इसमें सेपरेट करना चाहें तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा इसको सेपरेट करना। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस ऐसे फंक्शन जिनमें हम x की जगह पे -x पुट करें, f ऑफ -x पुट करें और उसको कोई फर्क ना पड़े, तो हम उसको क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। जैसा कि इसकी बहुत फेमस एग्जांपल है y = cos x। x की जगह पे जब हम -x पुट करते हैं तो cos उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो अगेन आंसर जो आता है वो हमारा क्या आता है, cos x ही आता है। तो ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। इसी तरह से y = x² + 2, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जब हम इसकी जगह पे x की जगह पे -x पुट करेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन आंसर यही आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिनमें हम x की जगह पे -x पुट करें और वो नेगेटिव को बाहर निकाल दें, f ऑफ -x = -f ऑफ x। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ये हमारे ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल y = sin x, जब हम x की जगह पे -x पुट करेंगे तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा y = -sin x। तो ये क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है। इसी तरह से y = x³ + x, इसमें भी जब हम x की जगह पे -x पुट करेंगे तो हमारा जो नेगेटिव साइन है वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री को समझने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री, ये फर्ज करें हमारे पास एक इमेज है पैराबोला, ये। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के ऊपर मैं एक मिरर रख दूं, ऐसे मिरर रखूंगा। मिरर के अंदर ये जो हमारे पास इमेज आ रहा है, ये सेम मिरर के अंदर जब बनेगा तो हमारा पैराबोला दोबारा से मिरर के अंदर कंप्लीट पैराबोला नजर आएगा। हमारे जो डायग्राम है, फिगर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मिरर के अंदर नजर आ रहा होगा। तो हम कहेंगे, क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे मिरर रखा, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, सिमेट्री को किसी भी फंक्शन की हम, अगर हमें फाइंड करनी है अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्री फाइंड करनी है, तो फंक्शन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जो हमें दिया गया होगा, y की जगह पे नेगेटिव y पुट कर देंगे। अगर इसमें कोई चेंज ना आए, f ऑफ एक्स वाई दोबारा से वही आंसर आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है
ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये हमारे पास डेफिनेशन है पैराबोला की। अब इसमें y की जगह पे -y पुट करें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोबारा से यही फंक्शन बन जाएगा। तो हम कहेंगे जी हमारा जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह से अबाउट वाई एक्सिस हम चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे नेगेटिव x पुट करेंगे। f ऑफ -xy इज इक्वल्स टू f ऑफ xy। अबाउट y एक्सिस हम चेक करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे जी, एग्जांपल हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -x पुट करेंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। तो हम कहेंगे जी हमारा जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। नेक्स्ट है जी हम चेक करना चाहते हैं अबाउट ओरिजिन। हम x और y दोनों को नेगेटिव पुट करेंगे। f ऑफ x माइनस एक्स एंड माइनस वाई, इसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, f ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब हम इसमें x की जगह पे जब हम -x पुट करेंगे और y की जगह पे -y पुट करेंगे, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट ओरिजिन। अब इसी फंक्शन को अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, तो बिल्कुल हमें नजर आ रहा है कि ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये वाई एक्सिस सिमेट्रिक है, तो x की जगह पे -x पुट करके देखें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगेन ये f ऑफ एक्स वाई हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये अबाउट वाई एक्सिस भी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको एक चीज क्लियर होगी। पहले नोट लिखते हैं, जिस नोट इसमें लिखना है आपने, इफ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x axis and y axis, if a function is symmetric x axis and y axis, then it will be symmetric about origin। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये हमारे पास फंक्शन है जो कि अबाउट एक्स एक्सिस भी सिमेट्रिक है और अबाउट वाई एक्सिस भी सिमेट्रिक है, तो ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका उलट ट्रू नहीं है। उलट क्या है, अगर कोई फंक्शन जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक फंक्शन है। अब इसको ओरिजिन के अबाउट चेक करना हो तो हमें x को भी नेगेटिव पुट करना है और y को भी नेगेटिव पुट करना है। x को भी नेगेटिव पुट किया, पॉजिटिव हो गया, y को भी नेगेटिव पुट किया, पॉजिटिव हो गया, x और y दोनों को नेगेटिव पुट किया, नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव हो गया, आंसर यही आया। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। लेकिन जैसे ही हम इसको अबाउट एक्स एक्सिस चेक करते हैं, y की जगह नेगेटिव पुट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा, वो सेम फंक्शन नहीं रहेगा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह ये वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट, ये बुक में नहीं है, आपने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में इसको नहीं पढ़ा, इसको समझिएगा ये क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम कहते हैं
फ्लोर फंक्शन भी हम इसको कहते हैं, इसका सेकंड नेम है फ्लोर फंक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी y इज इक्वल्स टू x और इसके गिर्द हम ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये है क्या? जब भी x की कोई भी वैल्यू होगी, हम MCQs देने जा रहे हैं, ECAT में MCQs आएंगे, इसलिए मैं आपको ये एग्जैक्टली समझा रहा हूँ। x की कोई भी वैल्यू गिवन दी गई होगी, फॉर एग्जांपल आपको गिवन दिया गया होता है जी y इज इक्वल्स टू 3.2 और इसके गिर्द ऐसे ब्रैकेट लगी हुई होती है, तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका आंसर जो है ये हम इसको राउंड ऑफ करके इसके करीब तरीन इंटीजर में इसका आंसर करेंगे। अब इसके करीब तरीन इंटीजर आप कहेंगे जी 4 भी तो है, उसमें कंडीशन ये है कि वो इससे छोटा होना चाहिए, जो आपको वैल्यू दी गई है उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3.2 का करीब तरीन छोटा जो इंटीजर है वो क्या है, 3 है, तो इसका आंसर 3 आएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ y इज इक्वल्स टू -0.625 और इसके गिर्द मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे देखें आप, नेगेटिव में इससे छोटा क्या है, -1 है, तो -1 इसका आंसर आएगा। हम इसको राउंड ऑफ करके जो करीब तरीन इंटीजर होता है वो इसका आंसर कर देते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू 7.9। अब यहाँ पे देखें, आप कहेंगे जी करीब तरीन जी तो 8 है, लेकिन 8 इससे बड़ा है, छोटा नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 इसका आंसर आएगा। डेट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं तो इसको आपने समझ लेना है। नेक्स्ट है जी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको हम मॉड फंक्शन भी कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं, मॉड कह लें, मॉडुलस कह लें। मॉडुलस फंक्शन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है जी। अब ये होता क्या है जी, इसकी डेफिनेशन देखें। x का मॉड आप लोग ये पहले पढ़ चुके होंगे, इसकी डेफिनेशन होती है पॉजिटिव x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 आंसर आएगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड नेगेटिव x आंसर देगा व्हेन x इज लेस देन 0। ये इसकी डेफिनेशन होती है। पीस वाइज हम इसको करते हैं, पीस वाइज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पीस वाइज क्या होता है। अब देखें जी, मैं आपसे कहता हूँ कि 5 का मॉड, अब 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका आंसर आएगा 5। मैं आपसे कहता हूँ कि -6 का मॉड क्या होगा, -6 एक नेगेटिव नंबर है, -x आंसर आएगा, -x, x की जगह पे क्या है, -6 है, तो अगेन इसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, हमेशा वो पॉजिटिव में आंसर देता है, उसकी वैल्यू जो भी दी गई हो उसने उसका आंसर क्या करना है, पॉजिटिव आंसर करना है। इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन, जब भी हम किसी वेरिएबल को, दो वेरिएबल्स को, उसमें हम एक थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं तो वो हम क्या बनाते हैं, पैरामीटर बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं। इसमें डिटेल में हम एफएससी में इसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हमारे पास है जी x इक्वल्स टू a² एंड y इज इक्वल्स टू at। ये हमारे पास क्या है, एक पैराबोला है। x जो है ये भी t का फंक्शन है, y जो है ये भी t का फंक्शन है, t इनके दरमियान में ब्रिज बन गया, पैरामीटर बन गया है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन कहेंगे। x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। ये क्या है जी, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। तो इसमें हमारे पास क्या है, थीटा जो है ये इनका क्या है, पैरामीटर है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने कुछ नई टाइप्स भी पढ़ी हैं, कुछ जो बुक में हमारे मौजूद हैं वो भी पढ़ी हैं।
एफएससी करते वक्त कुछ चीज़ों को हमने इग्नोर कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो बहुत ही की पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आपने हाईलाइट करना है, उनको अच्छे से याद करना है चीज़ों को। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन के रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ी है, डोमेन रेंज पढ़ी है, ये उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो इसकी याद दहानी के लिए मैं आपको याद करवाऊँ कि मैंने आपको पढ़ाया था वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, गिवन दिए गए ग्राफ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ के 2 पॉइंट को टच कर जाएगी तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, अदरवाइज वो फंक्शन का ग्राफ होगा। यहाँ पे देखें, अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 2 पॉइंट्स में से पास नहीं करेगी, यहाँ पे भी पास नहीं करेगी, जबकि यहाँ पे अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो चार्ली हमारा आंसर है। ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम बाइजेक्टिव चेक करने के लिए करते हैं कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है जिसको हम इजीली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ वाई। इसमें देखें y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, 1 उधर चला जाएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस वन, ये भी हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यहाँ से एक्स स्केयर भी उधर चला जाएगा, 2 भी उधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्केयर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो आंसर इज डेल्टा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। इसमें हम y को अलग अलग नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस 4 होल का स्केयर इज। अब इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब भी हमारे पास स्केयर रूट फंक्शन आएगा तो स्केयर रूट के अंदर हमारा जो आंसर है वो या तो 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, एक्स स्केयर माइनस 4 को, एक्स स्केयर माइनस 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा जी एक्स स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो मैंने आपको बताया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर हमने डोमेन रेंज जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उसमें भी डिस्कस किया। ग्रेटर देन है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 2 इक्वल भी है, इसलिए हम इसको क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। यूनियन 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अब इसका मतलब है कि ना माइनस 2 भी शामिल है और प्लस 2 भी शामिल है, इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ शामिल नहीं है। ऐसा आंसर हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये वो आंसर है कि ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये इस तरह लिखा है कि ये इस तरह से भी आ सकता है। एग्जामिनर हो सकता है आपको ये वाला याद हो, इस तरह से आप एग्जामिनर दे दे तो आपको ये सारे वेज याद होने चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक तमाम रियल नंबर्स बनते हैं। माइनस 2 भी शामिल है, प्लस 2 भी शामिल है, लेकिन इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ शामिल नहीं है। तो मैंने माइनस 2 और प्लस 2 के दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं ओपन इंटरवल लगा के रियल नंबर में से माइनस कर दी हैं। तो ये हमारा जो है चार्ली इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 इज। अब अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना है, आप कहेंगे जी ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, हमें इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम करते क्या, हम डायरेक्टली इसकी सबसे पहले देखते हैं इसकी डोमेन क्या है। डोमेन इसकी हो जाएगी जी, हम इसमें जब पुट करेंगे, क्या नहीं पुट कर सकते, 0 पुट करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 0, हमें 0 चेक करना है। मैंने आपको समझाया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गया। तो डोमेन क्या हुई इसकी, डोमेन हुई इसकी 1 इसमें शामिल है क्योंकि इक्वल आ रहा है साथ, प्लस इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन हो गई। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इसकी होगी जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा और बाहर सी से प्लस हो जाएगा। सी मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, तो 2 इसमें शामिल होगा, 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या, इसके इन्वर्स की
द डोमेन ऑफ द इन्वर्स, तो जो इसकी रेंज है वो एक्चुअली इसके इन्वर्स की क्या है, रेंज है। तो हम इसको कह देंगे, ये उलट हो जाएगा, ये इन्वर्स की रेंज बन जाएगी, ये उसकी डोमेन बन जाएगी। तो यहाँ पे देखें जी हमारा राइट आंसर क्या बन रहा है, इन्वर्स की हमें फाइंड करनी थी, तो ये हमारा आंसर बन रहा है 2 शामिल है प्लस इन्फिनिटी तक, तो बीटा इज़ द राइट आंसर। क्लियर, हमें ज़रूरत नहीं है उसके इन्वर्स फाइंड करने की, हमने जस्ट क्या किया, उसके डोमेन और रेंज फाइंड की और उसको हमने उल्टा दिया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट a इज इक्वल्स टू 3 5 7 -9 एंड b है हमारे पास 0 1 -3। रिलेशन है हमारे पास 3 और 0 का, 5 1 के साथ, 7 जो है ये 3 के साथ है और 9 अगेन 0 के साथ, ये हमारे पास रिलेशन है। देन डोमेन ऑफ r, जो पहले वाले हमारे पास नंबर होते हैं वो डोमेन बनाते हैं 3 5 7 -9। तो यहाँ पे देखें 3 5 7 -9, तो चार्ली इज द राइट आंसर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू log x हैज़ एन आइसमटोट एट। अब आइसमटोट क्या होता है, ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। आइसमटोट होता है जब भी कोई फंक्शन किसी वैल्यू पे अनडिफाइन होता है तो उस वैल्यू पे हम एक डॉटेड लाइन लगाते हैं जो कि फंक्शन के ग्राफ पर टेंजेंट होती है एट इन्फिनिटी, अ लाइन विच इज़ टेंजेंट एट इन्फिनिटी ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसमटोट कहते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू 10x का ग्राफ आप देखें तो ये क्या है, π/2 पे ये अनडिफाइन होता है, तो π/2 पे ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये क्या है, आइसमटोट है। ठीक है जी, इन्फिनिटी पे जाके ये टेंजेंट बनाती है। तो log x कहाँ पे हमारे पास अनडिफाइन होता है, 0 पे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो log हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू 0 इसका क्या है, आइसमटोट है। क्लियर, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, कॉट एक्स को चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद हैं, उनके डायग्राम्स भी मौजूद हैं। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं जी सीकेंड एक्स को सीकेंड एक्स को, और इसी तरह हम अगर चले जाएं चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर में चले जाएं तो वहाँ पे हमारे पास जो हाइपरबोला है उसमें हमारे पास आइसमटोट के हवाले से बताया गया है, वहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें ये याद रखना है कि आइसमटोट क्या है, जहाँ पे फंक्शन हमारा अनडिफाइन होगा उस वैल्यू पे जो टेंजेंट होगा एट इन्फिनिटी उसे हम क्या कहेंगे, आइसमटोट कहेंगे। नेक्स्ट देखें जी, द ग्राफ ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू टी, और t जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, -2 से +2 तक है। तो ये किसकी इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 80, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशंस हैं। यहाँ पे a जो है वो 1 है, तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, पैराबोला इज द राइट आंसर। क्लियर, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमारे पास। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने आपको समझाया था 3.2 इसका ब्रैकेट फंक्शन में इसका आंसर क्या होगा, इससे जो छोटा इंटीजर होगा वो इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम इसको ले लें 0 -0.75 ले लें, इसका आंसर क्या होगा जी, इससे छोटा इंटीजर क्या है, -1 है, तो वो उसका आंसर होगा। तो उसने पूछा क्या है, उसने हमसे रेंज पूछा है कि रेंज क्या होगी। तो यहाँ पे देखें आंसर जो हैं ये क्या आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं। ये पॉइंट में जो भी फिगर है हम इसको राउंड ऑफ कर जाते हैं और इंटीजर में आंसर करते हैं, और ज़रूरी क्या है कि इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो आंसर्स को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, वो क्या है, इंटीजर हैं। सो बीटा इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स डेफिनेशन है जी ये हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक x की। सो बीटा इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x। कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x हमारे पास क्या होता है, लॉग इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 होल का स्क्र रूट। तो यहाँ पे देखें बाकी सारे 1/2 के साथ हैं, ये वाहिद ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जो हमें मिल रहा है। अदरवाइज़ आपको इनको याद करना है, ये तमाम जो हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, ये जो हमारे पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनकी डोमेन रेंज ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ता है। ई कैट में हमारे पास बहुत सारे, तकरीबन आप कह लेंगे 70% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करके उनका आंसर लिखना है, और कुछ जस्ट ट्रिकी हैं, आपको जस्ट देखना है
और आपको देखते ही उसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आइए चंद और क्वेश्चन हैं उन पे नज़र डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 देन एफ ऑफ एक्स इज एन। वो पूछ रहा है ये आपका इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, बोथ इवन एंड ऑड है, ये नाइदर इवन नाइदर ऑड है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे। हम इसको चेक करते हैं, ये आ जाएगा जी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस एक्स की वजह से ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7। इसमें ये चेंज आया है, ना ही इसका नेगेटिव जो है वो सारे का सारा बाहर आया, ना ही और कोई आया है, इसमें ये चेंज आ गया, फंक्शन ही चेंज हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या है, नाइदर इवन ना ऑड, ना ही वो इवन है ना ही वो ऑड है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 मॉड, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। वैसे उसने डोमेन पूछी हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर जब भी रैशनल फंक्शन आ जाए तो डिनोमिनेटर जो है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो x इज नॉट इक्वल्स टू -2। -2 को हम रियल नंबर में से निकाल देंगे, ये +2 को निकाला हुआ है, रियल नंबर प्लस माइनस दोनों को निकाला हुआ है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 इंटू log 3, फिर इसका फंक्शन है log 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 देन x इज इक्वल्स टू, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इनको हम बैक सॉल्व करेंगे। मैंने आपको log की डेफिनेशन करवाई थी कि लॉग की डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आपको लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। 2 4 है तो 2 की कितनी पावर हो के आंसर 4 आए, हम कहेंगे 2 हो तो 2 की पावर 2 हो तो आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, लॉग 3 की कितनी पावर हो के आंसर 27 आए, तो लॉग इजीली सॉल्व हो जाता है, 3 की पावर 3 हो तो हमारा आंसर 27 आएगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लॉग बैक सॉल्व करना है तो 2। अब सबसे पहले मैं इसमें इजी वाला देखता हूँ, 2 पावर 2 को लेता हूँ। अगर मैं 2 पावर 2, 2 टू ज़ा 4 होता है, आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को जब मैं इधर रखूँगा 3 और 2 का कोई कम्बिनेशन नहीं बनता, इसलिए डेल्टा ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। 3 और 2 का अगेन कोई कम्बिनेशन नहीं बनता, इसलिए बीटा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अल्फा ऑप्शन को चेक करते हैं, लॉग 2 4 का 3, या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 4 को हम 2 का स्केल लिख सकते हैं और पावर पावर मल्टीप्लाई होती हैं, तो आंसर आएगा 6। 6 को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 3 के कितनी पावर हो के आंसर 6 आता है, वो भी अगेन गलत हो गया। तो आंसर बचा हमारे पास 2 पावर 9। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लॉग 2 इंटू 2 पावर 9, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 9 हमारे पास आंसर आएगा। 9 को हम यहाँ पे रखेंगे, लॉग 3 9, तो 3 का स्क्वायर हो तो आंसर क्या आता है 9 आता है। यहाँ पे अब लॉग फर्स्ट वाले में आ जाएगा 2 और यहाँ पे इसका आंसर क्या है 2, तो ये क्या होगा 2 की कितनी पावर हो के आंसर 2 आए, तो वो 1 होती है। वैसे भी अगर ये सेम हो तो आंसर हमारा क्या होता है 1 होता है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 पावर 9 हो गई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बैक सॉल्व मेथड से सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इज सिमेट्रिकल अबाउट। तो इसके हम क्या करते हैं, सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस चेक करनी है। तो अबाउट एक्स एक्सिस अगर हमने चेक करनी है तो एफ ऑफ एक्स वाई में वाई को नेगेटिव पुट करेंगे, चेंज अगर ना आया एफ ऑफ एक्स वाई रहा तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब वाई को नेगेटिव पुट करें, कोई चेंज नहीं आएगा। अबाउट वाई एक्सिस अगर हमने चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें x को नेगेटिव x पुट करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स वाई, अगर उसमें चेंज ना आया तो हम क्या कहेंगे कि ये x के अबाउट x एक्सिस के अबाउट y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं, स्केयर की वजह से कोई चेंज नहीं आता, तो ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। ओरिजिन में हम दोनों को f और x दोनों को माइनस माइनस पुट करते हैं, तो देखें इसमें चेंज नहीं आया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज। द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू, डिवीजन भी आ गई है, ये हमारे पास रेशनल भी है, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन भी है। स्क्वायर रूट फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये डिवीजन में आ रहा है तो डिवीजन में 0 नहीं आती, इसलिए मुझे इक्वल का साइन खत्म करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखनी है।
स्क्वायर रूट फंक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये डिवीजन में है तो डिवीजन में इक्वल नहीं आ सकता, इसलिए हमें इसके इक्वल को क्या करना है, खत्म करना है। यह आ जाएगा 16 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 4 का है। तो लेस देन अगर आया है तो -4 और +4 उसमें से माइनस हो जाएगा, जबकि 4 और -4 शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी लेस देन, ये सिर्फ रहेगा 4 और -4 और इनके दरमियान वाली वैल्यूज, क्योंकि जैसे ही हम इससे बड़ी वैल्यू पे जाएंगे 5 पे जाएंगे तो 5 का स्केयर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इसमें से माइनस करेंगे, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। सो अल्फा इज द राइट आंसर। मैं इसको दोबारा एलेबोरेट कर देता हूँ। एक्चुअली ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है ये क्या है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब डिनोमिनेटर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए हमें इसका इक्वल खत्म करना पड़ा है, और स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू हमने खत्म कर दिया, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब है कि 4 से छोटी और -4 से बड़ी, यहाँ पे एक्चुअली ये मॉड का डेफिनेशन होती है, यहाँ पे हम मॉड लगाते होते हैं, एक्स मॉड लेस देन 4 आ चुका है इसका आंसर। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, 4 और -4 वैसे कैंसिल हो गए, 4 से इन्फिनिटी हो नहीं सकता, ये हमारे पास मॉड है। और 4 और -4 निकाल के बाकी एलिमेंट्स तो हम 5 रखते हैं, जैसे हमने 5 रखा 25 आया, माइनस ये आ गया, क्योंकि 25 जो है ये 16 -25 -9 आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो हमारे पास वो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये भी नहीं है। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। वैसे हमने यहाँ से भी क्लियर कर लिया था कि -4 और 4 इनको छोड़ के बाकी इनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज पे ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डोमेन आएगी, ये हमें आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = 1 + x² डिवाइडेड बाय x² इज। अब यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास क्या है, रैशनल फंक्शन है और डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डोमेन इसकी क्या होगी, ये हमारे पास ऑल रियल नंबर होगी, उसमें से हमें 0 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब 0 के बाद मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, जब हम छोटी से छोटी वैल्यू भी पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 से बड़ा आंसर मिलेगा, 1 से छोटा आंसर कभी नहीं मिलेगा, या 1 भी आंसर हमें कभी नहीं मिलेगा। तो 1 इसमें शामिल नहीं है। 0 तो वैसे नहीं आ सकता, 1 से छोटा आंसर नहीं आ सकता, ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है, 1 इसमें शामिल नहीं है। अब ये तीनों आंसर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है 1 से इन्फिनिटी तक। अगेन मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम इसको 0 पुट करेंगे तो क्या होगा जी, ये हमारे पास डिवीजन में 0 आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 हमें निकालना पड़ेगा। अब 0 के ऊपर 0.00000001 भी कोई हम वैल्यू ले लेंगे तो आंसर प्लस होने के बाद, उसका स्केयर होने के बाद, प्लस होने के बाद आंसर 1 कभी नहीं आएगा, 1 से बड़ा ही आंसर आएगा। तो 1 इसमें शामिल नहीं होगा। देखें यहाँ पे 1 शामिल है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 शामिल है, कैंसिल हो गया। अब 1 से छोटी वैल्यू कभी आएगी, आप इसको अगर लेट्स सपोज हम 0 नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन अगर हम इसको 0 कर भी दें तो 1 फिर भी हमारा आंसर आ रहा है। 1 से छोटी वैल्यू तो कभी भी नहीं आएगी। 0 और 1 ये भी कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर क्या बचा, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे आंसर आ गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ f(x) = 4x², देन f(a+1) एंड माइनस कर देना इन दोनों को, इनको फाइंड करना पड़ेगा हमें। यह आ जाएगा जी f(a+1) = 4 × a+1 माइनस a+1 का स्केयर। f(a+1) = 4a+4 माइनस a² माइनस +2a+1। स्केयर मैंने ओपन किया है, 4a+4 माइनस a² माइनस 2a माइनस 1 that is equals to -a² प्लस 2a प्लस 3। f(a-1) हम फाइंड करेंगे, 4 × a-1 माइनस x² a-1 का स्केयर that is equals to 4a-4 माइनस a² माइनस 2a plus 1 and 4a-4 minus a² plus 2a minus 1 that is equals to minus a² plus 6a minus 5। ठीक है जी। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। f of
a plus 1 minus f of a minus 1 that is equals to minus a square plus 2a plus 3 minus a square plus 6a minus 5 that is equals to a square plus 2a plus 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्र प्लस माइनस माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 5 एंड माइनस a स्क्र कैंसिल हो गया माइनस 4a प्लस 8 तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है माइनस a प्लस 2 या हम इसको 2 माइनस ए भी कह सकते हैं 4 इंटू 2 माइनस ए अल्फा इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी था लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ा है, सॉल्व करने पे हमें काफ़ी टाइम लगाना पड़ा है। क्लियर स्टूडेंट्स? जी फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है और इसके साथ साथ लिमिट है। ये बहुत एक अच्छा मज़े का टॉपिक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।